गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग राष्ट्रीय आंदोलन 2 जो 1919 से 1947 तक चला। इससे पहले हम लोग राष्ट्रीय आंदोलन 1 जो 1885 से 1918 तक चली थी उसके बारे में डिटेल से पढ़ चुके थे। तो स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ याद रखने जो नए शब्द आए हैं उसको देख लेते हैं, उसके फिर से हम लोग उसको भी डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक, सबसे पहले एक वर्ड आया, देखो, गणतंत्र। गणतंत्र का अर्थ होता है कि जनता का द्वारा चुना हुआ व्यक्ति, वो गणतंत्र कहलाता है। पहले क्या होता था, राजा महाराजा या जो राजपूत के समय जो हमारे प्राचीन काल से लेकर मध्यकालीन तक जितने भी शासन व्यवस्था थे, वो क्या होता है, यदि राजा का बेटा, वो चाहे कुछ भी किसी भी तरह का हो, उसको राजा का बेटा ही राजा होगा, ये प्रथा चली आ रही थी। परंतु जब से हमारा देश आज़ाद हुआ तब के बाद यहाँ पर गणतंत्र लागू हुआ। उसमें ऐसा हुआ कि कोई भी राजा का व्यक्ति वो है राजा नहीं बन सकता है। यहाँ पर वही व्यक्ति शासन करेगा जो जनता के द्वारा चुना गया हो। ठीक है, यानी जनता के द्वारा चुना गया व्यक्ति ही गणतंत्र कहलाता है। अब देखो दूसरा एक वर्ड आया, खिलाफत। तुर्की का सुल्तान जो मुसलमानों का धार्मिक गुरु था। ठीक, तुर्की एक देश है, इसका सुल्तान जो मुसलमानों का धार्मिक गुरु था, खलीफा के नाम से जाना जाता था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जीते हुए राष्ट्रों ने खलीफा का पद इस्तीफा कर दिया। तो प्रथम विश्व युद्ध जो 1914 से 1918 तक चला, उसके बाद जितने भी जीते हुए राष्ट्रों ने खलीफा का पद को क्या किया, समाप्त कर दिया। जो क्या था, मुसलमानों के जो धार्मिक गुरु था उसको खलीफा एक पोस्ट का नाम दिया गया था। उसको क्या, जितने भी जीते हुए राष्ट्र उसको समाप्त किया। अतः तुर्की के साथ हुए इस अन्याय ने खिलाफत आंदोलन को जन्म दिया। तो तुर्की के साथ जो अन्याय हुआ उसमें क्या दिया, खिलाफत आंदोलन को जन्म दिया। अब देखो गदर। गदर शब्द का प्रयोग ब्रिटिश राज के विरुद्ध एक सशक्त विद्रोह के अर्थ में किया गया। गदर का अर्थ होता है ब्रिटिश राज के विरुद्ध, यानी ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सशक्त विद्रोह, यानी ब्रिटिशों के खिलाफ विद्रोही गदर कहलाता है। उसका अर्थ कहाँ पर किया गया, ब्रिटिश साम्राज्य, यानी यहाँ पर जो ब्रिटिश हमारे देश में शासन करते थे उसके विरुद्ध एक सशक्त विद्रोह करना ही गदर कहलाता है। अब देखो गांधी का पर्दापण। महात्मा गांधी का किस तरह से पर्दापण हुआ। मोहनदास करमचंद गांधी जो महात्मा गांधी का बचपन का नाम है, जो महात्मा गांधी के नाम से जाने जाते हैं, एक कंपनी के वकील के रूप में दक्षिण अफ्रीका गए हुए थे। तो वो वकालती करने के लिए कहाँ पर गए हुए थे, दक्षिण अफ्रीका गए। वहाँ से वह 1915 ईस्वी में भारत लौटे। तो महात्मा गांधी 1915 ईस्वी में भारत लौटे। 1992 में वो कहाँ गया था, अफ्रीका गया था, और वो 1915 में लौटे। गांधी जी का वह कहाँ पर, यानी 1892 को वह अफ्रीका गया था और 1915 को वह भारत लौटा था। गांधी जी का मार्ग सत्याग्रह पर आधारित था, अर्थात सत्य से जन्मा बल। महात्मा गांधी के अनुसार सत्याग्रही को अपने संघर्ष के दौरान सत्यनिष्ठ एवं अहिंसावादी होना चाहिए। तो महात्मा गांधी वहाँ पर अफ्रीका में बहुत साल रहने के बाद वो काले गोरे के जो भेद के बारे में वो जाना। ठीक है, और वो 1915 ईस्वी में भारत लौटा। तो यहाँ का भी स्थिति इतना दयनीय था जिसको देख के वह स्वतः ही एक आंदोलन की ओर प्रेरित हो गए। यहाँ के आदमी को एकजुट करने में लग गए वो, और किसके बल पे, सत्य और अहिंसा। वो सत्याग्रह पर वह बल देते थे। चंपारण सत्याग्रह जो 1917 बिहार से स्टार्ट किया। ठीक, अहमदाबाद मिलों में श्रमिकों की हड़ताल एवं खेड़ा सत्याग्रह जो 1918 में स्टार्ट हुई। ठीक है, तो महात्मा गांधी 1915 में भारत लौटा। फिर
बिहार के चंपारण एक जगह का नाम है, वहाँ से 1917 में वो क्या किया, चंपारण सत्याग्रह स्टार्ट कर दिया। ठीक है, किसके सहायता से, बिहार के एक किसान राजकुमार नाम था, जो उसके ये में उसके साथ मिलकर वो क्या किया, चंपारण सत्याग्रह बिहार से स्टार्ट कर दिया 1917 ईस्वी में। अहमदाबाद मिल श्रमिकों की हड़ताल एवं खेड़ा सत्याग्रह जो 1918 में हुई के माध्यम से गांधी जी ने सत्य और अहिंसा अर्थात सत्याग्रह के अस्त्र के माध्यम से कृषकों एवं मजदूरों के अधिकारों के लिए बहुत ही संघर्ष कि यही से महात्मा गांधी का हमारे देश के आज़ादी के लिए आंदोलन स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, रोलेट एक्ट, उसके बाद देखो आया रोलेट एक्ट। रोलेट एक्ट यानी रोल्ड सत्याग्रह, जो घटना गांधी जी को भारत की राजनीतिक और सत्ता संग्राम के मुख्य धारा में लाई, वह रोलेट एक्ट। इसके बाद शुरू हुआ राष्ट्रीय आंदोलन जिसमें महात्मा गांधी सक्रिय भागीदारी रही। इसी के साथ हम भारतीय राजनीति के गांधी युग का प्रवेश कर रहे थे। ब्रिटिश सरकार ने 1919 इसमें कुख्यात रोलेट एक्ट पारित किया। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में आएगी, रोलेट एक्ट कब पारित किया गया, तो 1919 ईस्वी में। किसके द्वारा, ब्रिटिश सरकार ने 1919 यानी ब्रिटिश सरकार के द्वारा 1919 में रोलेट एक्ट पारित किया गया, जिसने पुलिस को किसी भी व्यक्ति को बिना कारण बताए गिरफ्तार करने का अधिकार प्रदान की। तो ये एक ऐसा एक्ट था जो ब्रिटिश सरकार हमारे देश में थी, वो क्या करती थी, इस रोलेट एक्ट के पावर के तहत वो कोई भी व्यक्ति को शक के आधार पे बिना किसी कारण जाने उसको गिरफ्तार कर सकती है। ऐसे उसमें प्रोविजन था। इस एक्ट का उद्देश्य देश में उभर रही राष्ट्रवादी भावनाओं, ठीक है, इस एक्ट का उद्देश्य क्या था, हमारे देश में जो राष्ट्रवादी की भावना जग रही थी उसको दबाना था। गांधी जी ने इस दमनात्मक कानून के विरुद्ध सत्याग्रह करने के लिए जनता को आह्वान किया। तो ये जो रोलेट एक्ट कानून बना, जो भारतीयों के राष्ट्रवादी के भावनाओं को दबाने के लिए, तो महात्मा गांधी ने जितने भी भारतवासियों को क्या किया, एक समझाया, बहुत अच्छा ढंग से अपना देश के ये के मतलब हित के लिए समझाया, उसके खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए उसे आह्वान किया, जनता को सत्याग्रह की ओर चलने का आग्रह किया। उसके बाद यहाँ पर आया देखो जालियांवाला बाग हत्याकांड। रोलेट एक्ट के विरुद्ध गांधी जी का सत्याग्रह आंदोलन प्रथम अखिल भारतीय संघर्ष साबित हुआ। तो रोलेट एक्ट के विरुद्ध जो महात्मा गांधी ने सत्याग्रह किया वो क्या हुआ, प्रथम अखिल भारतीय संघर्ष साबित हुआ। और 1919 के मार्च महीने के भारत में एक उल्लेखनीय राजनीतिक चेतना दिखाई पड़ती है। सब जगह हड़ताल, प्रदर्शन आदि हो रहे थे, संपूर्ण देश उत्तेजित था। सरकार भी जन आंदोलन को कुचलने के लिए उतनी ही कृत संकल्प थी। उसने निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर बार बार लाठियां बरसाए, उन पर गोलियां भी चलाए। गांधी जी ने 6 अप्रैल 1919 को एक विशाल हड़ताल का आह्वान किया। तो 6 अप्रैल 1919 को महात्मा गांधी ने एक बहुत ही बड़ा हड़ताल का आह्वान किया। उन्होंने लोगों से इस काले कानून के विरुद्ध में जनसभाएं करने को कहा। उन्होंने कहा एक दिन के लिए हड़ताल की अपील भी की। गांधी जी की अपील पर जनता की प्रतिक्रिया शानदार थी। अमृतसर में 6 अप्रैल को हड़ताल शांतिपूर्ण हुई, लेकिन 10 अप्रैल को 2 नेताओं डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू एवं डॉक्टर सतपाल की गिरफ्तारी से जन आंदोलन भड़क उठा। 13 अप्रैल 1919 को अपने नेताओं की गिरफ्तारी के विरुद्ध में अमृतसर में जालियांवाला बाग में एक जनसभा हुई। 13 अप्रैल 1919 को अपने नेताओं की गिरफ्तारी के विरुद्ध में अमृतसर में जालियांवाला बाग में एक जनसभा हुई। अमृतसर के सैन्य कमांडर जनरल डायर ने बिना किसी चेतावनी के शांतिपूर्ण भीड़ पर तब तक बंदूकें दागने का आदेश दिया जब तक गोला बारूद समाप्त न हो गया। इसके बाद संपूर्ण पंजाब का मार्शल लॉ लगा दिया गया तथा आम जनता को अत्यधिक नृशंसतापूर्ण अत्याचार किए गए। तो जालियांवाला बाग नरसंहार कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 पंजाब के
अमृतसर में। किसने ऑर्डर दिया था? जनरल डायर ने। ठीक है, ये बहुत ही भारतीय इतिहास का एक काला दिन था, जिसमें निहत्थे भारतीय अपने सभा में बैठे हुए थे, लेकिन वो चारों तरफ से चार दीवारी से घिरे हुए थे और उसमें एक गेट होने के कारण उसी गेट में बस निकासी और प्रवेश का व्यवस्था था, और उसी गेट में जनरल डायर में जाकर गोली चलाने की हुक्म दे दी, जिसके कारण निहत्थे हजारों लाखों निहत्थे भारतीय उस सभा में मारे गए। तो तब तक गोली चलाया गया जब तक समाप्त उन लोगों का गोला बारूद नहीं हुआ। इस तरह से यह हमारे इतिहास का एक काला दिनों में गिना जाता है। इस बर्बरता के समाचार से संपूर्ण देश में भय की लहर फैल गई। तो इस तरह की जो बर्बरता की दशा देख संपूर्ण देश में हमारा क्या किया? बर्बरता की लहर यानी डर का लहर फैल गया। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने सर की उपाधि त्याग कर देश के दर्द एवं क्रोध को व्यक्त किया। तो रविंद्रनाथ टैगोर को जो सर की उपाधि प्राप्त मिला था, किसके द्वारा? अंग्रेज सरकारों के द्वारा, तो वह 1919 में लौटा दिया। कब? जालियांवाला हत्याकांड के बाद। ब्रिटिश न्यायप्रियता एवं सदास्यता पर से गांधी जी का विश्वास पूरी तरह डगमगा गया। तो ये भी एक क्वेश्चन पूछता है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि कब लौटाई थी? तो 1919 ईस्वी में जालियांवाला हत्याकांड के बाद गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि लौटा दी थी। अब विशेष संदर्भ में देखो, खिलाफत एवं असहयोग आंदोलन। खिलाफत एवं असहयोग आंदोलन। तुर्की का सुल्तान संपूर्ण विश्व के सुन्नी मुसलमानों का खलीफा अथवा धार्मिक मुखिया या अध्यक्ष माना जाता था। जो तुर्की एक देश था, वहाँ का जो मुसलमानों का गुरु था उसको क्या कहा जाता था? खलीफा कहा जाता था। धार्मिक मुखिया या खलीफा या अध्यक्ष माना जाता था। प्रथम विश्व युद्ध जो 1914 से 18 के बाद सुल्तान से हुए पद सभी क्षेत्र के लिए छीन गए। जिन पर गैर तुर्क लोग रहते थे उन क्षेत्रों पर भी वास्तविक सत्ता से वंचित रह कर दिया गया, जो उसके नियंत्रण में दिए गए थे। इससे भारत में मुसलमानों में रोष उत्पन्न हो गया। मौलाना शौकत अली एवं मोहम्मद अली ने, जो अली बंधुओं के नाम से प्रसिद्ध है, तो अली बंधुओं के नाम से कौन कौन जाने जाते हैं? मौलाना शौकत अली और मोहम्मद अली, जो अली बंदी के नाम से जाने जाते हैं। मौलाना आज़ाद, हकीम अजमल खां, हसरत मोहानी के नेतृत्व में खिलाफत कमेटी का गठन किया गया। तो जितने भी मुसलमान थे, जब वहाँ तुर्की के जितने भी खलीफा थे, खलीफा का पद को ही निरस्त कर दिया गया। किसमें? प्रथम विश्व युद्ध के बाद। तब भारत में रहने वाले मुसलमानों में भी आक्रोश हो गया कि मुसलमानों का पावर को ख़त्म कर दिया जा रहा है, दबाया जा रहा है, जिसके कारण जितने भी यहाँ पर भारतीय आंदोलनकारी थे, कौन कौन? दोनों अली बंधु, मौलाना शौकत अली, मोहम्मद अली, मौलाना आज़ाद, हकीम अजमल खां, हसरत मोहरानी, ये सभी ने एक कमेटी का गठन किया। खिलाफत कमेटी ने ब्रिटिश सरकार के साथ असहयोग नीति अपनाई। गांधी जी को इस कमेटी के प्रति सहानुभूति थी, क्योंकि वे अंग्रेज़ों के इस कार्य को मुसलमानों के प्रति विश्वासघात मानते थे। साथ ही उन्होंने खिलाफत आंदोलन हिंदू एवं मुसलमानों को संयुक्त करने तथा मुसलमान संप्रदाय के राष्ट्रीय आंदोलन में लाने का एक स्वर्णिम अवसर लगा। खिलाफत आंदोलन की सफलता के लिए कांग्रेस का समर्थन आवश्यक था। तो खिलाफत आंदोलन का जो सफलता के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का समर्थन बहुत ही आवश्यक था। कांग्रेस के दिसंबर 1920 के नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव स्वीकार किया गया। तो कांग्रेस के दिसंबर 1920 के नागपुर अधिवेशन, दिसंबर 1920 में नागपुर में एक अधिवेशन हुआ था, जिसमें असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को स्वीकार किया गया। ठीक है, असहयोग आंदोलन का कार्यकाल अब कब से कब तक असहयोग आंदोलन चला था, इसके बारे में देखते हैं। महात्मा गांधी द्वारा प्रारंभ किए गए असहयोग आंदोलन दो प्रकार के कार्यक्रम थे: रचनात्मक कार्यक्रम एवं नकारात्मक कार्यक्रम।
रचनात्मक कार्यक्रम एवं नकारात्मक कार्यक्रम। रचनात्मक कार्यक्रम में निम्नलिखित बातें सम्मिलित थी। पॉइंट नंबर 1 में देखो दिया, क में हिंदू मुसलमान एकता, अस्पृश्यता की समाप्ति, और ग में था स्वदेशी वस्तुओं की वृद्धि, विशेष रूप से घर में काते तथा बुने हुए कपड़े और मादक द्रव्यों पर प्रतिबंध। ये था रचनात्मक कार्यक्रम किसका? महात्मा गांधी का। जो असहयोग आंदोलन चल रहा था उसको 2 प्रकार के कार्यक्रम में बांटा गया। पहला रचनात्मक कार्यक्रम, और उसका प्रमुख उद्देश्य था हिंदू मुसलमान एकता, अस्पृश्यता की समाप्ति, स्वदेशी वस्तुओं की वृद्धि, जो इंडिया में बने हुए कपड़े का प्रयोग करे, तथा मादक पदार्थों पर प्रतिबंध। ये 4 जो पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट थे। कार्यक्रम के नकारात्मक पक्ष में सम्मिलित थे, और इस कार्यक्रम में कुछ नकारात्मक पक्ष भी सम्मिलित थे। उसमें से विधानमंडलों का बहिष्कार, पहला क्या था? विधानमंडलों का बहिष्कार। दूसरा, वकीलों के द्वारा अदालतों का बहिष्कार, सरकारी स्कूल कॉलेजों का बहिष्कार, अंग्रेजी सामानों का बहिष्कार, और उपाधियों एवं अवैतनिक पदों का त्याग। तो इतने सारे नकारात्मक क्या थे? कार्यक्रम थे। तो सकारात्मक में 4 थे और नकारात्मक में भी 5 हैं। तो ये जो असहयोग आंदोलन के 2 कार्यक्रम में बांटा गया था, एक रचनात्मक कार्यक्रम और दूसरा नकारात्मक कार्यक्रम। तो उसमें तो हम लोग जान गए रचनात्मक कार्यक्रम में, ठीक है, हिंदू मुसलमान एकता, अस्पृश्यता की समाप्ति, स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग खासकर कपड़े और मादक पदार्थों का प्रतिबंध। और इधर नकारात्मक में था विधानमंडलों का बहिष्कार, वकीलों के द्वारा अदालत का बहिष्कार, सरकारी स्कूल कॉलेज का बहिष्कार, अंग्रेजी सामानों का बहिष्कार, तथा उपाधियों या जो अवैतनिक पद त्याग अंग्रेजों के द्वारा दिया गया था उसका भी त्याग। इस तरह से हम लोग नकारात्मक और रचनात्मक दोनों प्रकार के कार्यक्रम के बारे में विस्तृत से। असहयोग आंदोलन संपूर्ण देश में तीव्रता से चलता रहा, परंतु फरवरी 1922 में चोरी चोरा एक जगह उत्तर प्रदेश में है नामक स्थान पर भीड़ ने एक पुलिस थाने को जला डाला, जिसमें 22 पुलिसकर्मी की मृत्यु हो गई। गांधी जी को इस घटनाक्रम से अत्यधिक आघात पहुंचा। ठीक है, उत्तर प्रदेश में एक जगह का नाम है चोरी चोरा, जहाँ पर भीड़ ने एक पुलिस थाने को, तो जितने भी हम लोग का देश में असहयोग आंदोलन हर क्षेत्र में चल रहा था, उसमें से उत्तर प्रदेश के चोरी चोरा एक जगह का नाम है जहाँ पर एक पुलिस थाने पर भीड़ के लोगों ने क्या किया? जला डाला, जिसमें 22 पुलिसकर्मी की मृत्यु हो गई। और गांधी जी इस घटनाक्रम को बहुत ही निंदा की दृष्टि से माना और उसके आंदोलन पर बहुत ही आघात पहुंचा। उन्होंने प्रतीत हुआ कि आंदोलन असंगठित एवं अनुशासनहीन स्वरूप ले रहा है, और गांधी जी ने आंदोलन स्थगित कर दिया। इस आंदोलन की सबसे बड़ी उपलब्धि यह थी कि इसके माध्यम से राष्ट्रीय आंदोलन को एक जन जन आंदोलन बनाने में पहली बार सफलता मिली। तो ही है कि जब उत्तर प्रदेश के चोरी चोरा कांड 1922 में क्या हुआ? कांड हो गया, यानी आंदोलनकारियों ने के एक भीड़ ने क्या किया? एक पुलिस चौकी को आग लगा दिया, जिसमें 22 पुलिसकर्मी जल गए, जिसके कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। अब यहाँ पर स्वराज दल आ गया। जैसे असहयोग आंदोलन समाप्त हुआ, कांग्रेस गांव में रचनात्मक कार्य करने में जुट गई। चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में कुछ कांग्रेस सदस्यों का यह विचार था कि विधानमंडलों का और अधिक बहिष्कार किया जाना चाहिए। उन्होंने कांग्रेस के भीतर स्वराज पार्टी का गठन कर लिया। CR दास के अध्यक्ष थे और मोतीलाल नेहरू इसके सचिव थे। तो यहाँ जो स्वराज दल का गठन किया, चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में कुछ कांग्रेस सदस्यों का विचार था विधानमंडल को और ज़्यादा बहिष्कार किया जा सके, तथा उन्हें कांग्रेसों के भीतर स्वराज पार्टी का गठन कर लिया और कांग्रेसों में एक स्वराज पार्टी का गठन किया, जिसका अध्यक्ष CR दास को, ठीक है, चित्तरंजन दास को चुना तथा मोतीलाल नेहरू उसके सचिव। पार्टी के अन्य प्रमुख नेता विठल भाई पटेल और हकीम अजमल खां स्वराज दल ने 1923 ईस्वी के चुनाव में केंद्रीय एवं प्रांतीय विधानसभाओं पर्याप्त सीटें जीती हुए कुछ महत्वपूर्ण समस्याओं जैसे मजदूरों की स्थिति में सुधार आदि की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करने में सफल हुए।
अब हम लोग पढ़ेंगे साइमन कमीशन। ब्रिटिश सरकार ने वर्ष 1919 के कानून द्वारा किए गए सुधारों के कार्यान्वयन को देखने तथा भविष्य में किए जाने वाले सुधारों के सुझाव हेतु 1927 ईस्वी में साइमन कमीशन की नियुक्ति की। तो साइमन कमीशन की नियुक्ति कब की? 1927 में। किसने? ब्रिटिश सरकार ने। कांग्रेस ने इस आयोग का विरोध किया क्योंकि इसके सभी सदस्य अंग्रेज थे। तो साइमन कमीशन का जो गठन 1927 ईस्वी में हुआ उसका पूरा विरोध किया गया। किसके द्वारा? कांग्रेस पार्टी के द्वारा। यह आयोग 3 फरवरी 1928 को मुंबई पहुंचा और यह कहाँ पर? इंग्लैंड में ही बना था। और यह आयोग 3 फरवरी 1928 को बम्बई पहुंचा। जहां कहीं भी आयोग गया वहां काले झंडे के साथ इसका बहिष्कार किया गया। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछता है क्या कि साइमन कमीशन का विरोध कब किया गया, यानी साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा कब लगाया गया? तो 1928। जबकि साइमन कमीशन की गठन 1927 में अंग्रेजों के द्वारा यानी ब्रिटिश सरकार के द्वारा 1927 में की गई तथा 1928 में साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा लगाने लगा और इसका विरोध करने लगा। और इसका जो विरोध करने के लिए जो इसमें नेता के रूप में वो था लाला लाजपत राय। ठीक है, जो साइमन वापस जाओ का नारा लगाया था। किसने? लाला लाजपत राय ने। लाला लाजपत राय ने उसका विरोध में आगे लीड रोल निभाया था और उसमें बहुत सारे लाठीचार्ज हुआ था। और उसी लाठीचार्ज के दौरान 1928 में लाला लाजपत राय का मृत्यु हो गया था। ठीक है, उसने साइमन वापस जाओ का नारा कब लगाया था? 1928 को। कल हम लोग पढ़ेंगे पूर्ण स्वराज की घोषणा। तो आज हम लोग कहाँ तक पढ़े? साइमन कमीशन। तो साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1928 ईस्वी को आया था। उस साइमन कमीशन का भारत में ज़बरदस्त विरोध किया गया। ठीक है, और वो काले झंडे दिखाकर उसका बहिष्कार करने का नारा लगाया गया। और उसका अग्रणी कौन कर रहे थे? लाला लाजपत राय कर रहे थे। तो उस दौरान अंग्रेज सरकारों के द्वारा उस पर ज़बरदस्त लाठी चलवाई गई, बहुत ज़्यादा मात्रा में लाठी चलाई गई, जिसके कारण उसका मृत्यु हो गया था। ठीक है, तो लाला लाजपत राय की मृत्यु भी 1928 में हुई थी और उसी वर्ष साइमन कमीशन का विरोध भी किया गया था। कल हम लोग पूर्ण स्वराज की घोषणा के बारे में डिटेल से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो कल हम लोग पूर्ण स्वराज की घोषणा को